किस्से गलियारों के पेश करते हैं धर्मवीर भारती का लिखा लघु उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और यदि पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस उपन्यास के 4 भाग आप पहले सुन चुके हैं। अब 5वां भाग सुनिए। चौथी दोपहर। मालवा की युवरानी देवसेना की कहानी। आंख लग जाने के थोड़ी देर बाद सहसा उमस चीरते हुए हवा का एक झोंका आया और फिर तो इतने तेज झकोरे आने लगे कि नीम की शाखें झूम उठीं। थोड़ी देर में तारों का एक काला पर्दा छा गया। हवाएं अपने साथ बादल ले आई थीं। सुबह हम लोग बहुत देर तक सोए क्योंकि हवा चल रही थी और धूप का कोई सवाल नहीं था। पता नहीं देर तक सोने का नतीजा हो या बादलों का, क्योंकि कालिदास ने भी कहा है रम्याणी वीक्ष्य मधुरांश्च। पर मेरा मन बहुत उदास सा था और मैं लेटकर कोई किताब पढ़ने लगा, शायद स्कंदगुप्त, जिसमें अंत में नायिका देवसेना राग विहाग में आह वेदना मिली विदाई गाती है और घुटने टेक कर विदा मांगती है। इस जीवन के देवता और उस जन्म के प्राप्य क्षमा, और उसके बाद अनंत विरह के साथ पर्दा गिर जाता है। उसको पढ़ने से मेरा मन और भी उदास हो गया और मैंने सोचा चलो मानिक मुल्ला के यहाँ ही चला जाए। मैं पहुंचा तो देखा कि मानिक मुल्ला चुपचाप बैठे खिड़की की राह बादलों की ओर देख रहे हैं और कुर्सी से लटकाए हुए दोनों पांव धीरे धीरे हिला रहे हैं। मैं समझ गया कि मानिक मुल्ला के मन में कोई पुरानी व्यथा जग गई है, क्योंकि ये लक्षण उसी बीमारी के होते हैं। ऐसी हालत में साधारणतया मानिक जैसे लोगों की दो प्रतिक्रियाएं होती हैं। अगर कोई उनसे भावुकता की बात करे तो वे फौरन उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, पर जब वो चुप हो जाएगा तो धीरे धीरे खुद वैसी ही बातें छेड़ देंगे। यही मानिक ने भी किया। जब मैंने उनसे कहा कि मेरा मन बहुत उदास है तो वे हंसे, और मैंने जब कहा कि कल रात के सपने में मेरे मन में बहुत असर डाला है तो वे और भी हंसे और बोले, उस सपने से तो दो ही बातें मालूम होती हैं। क्या? मैंने पूछा। पहली तो ये कि तुम्हारा हाजमा ठीक नहीं है, और दूसरे ये कि तुमने डांटे की डिवाइना कॉमेडिया पढ़ी है, जिसमें नायक को स्वर्ग में नायिका मिलती है और उसे ईश्वर के सिंहासन तक ले जाती है। जब मैंने झेप कर ये स्वीकार किया कि दोनों बातें बिल्कुल सच हैं, तो फिर वे चुप हो गए और उसी तरह खिड़की की राह बादलों की ओर देखकर पांव हिलाने लगे। थोड़ी देर बाद बोले, पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगता है, मुझे तो बादलों को देखकर वैसा लगता है जैसे उस घर को देखकर लगता है जिसमें हमने अपना हंसी खुशी से बचपन बिताया हो और जिसे छोड़कर हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे हों और भूलकर फिर उसी मकान के सामने बरसों बाद आ पहुँचे हों। जब मैंने स्वीकार किया कि मेरे मन में भी यही भावना होती है, तो और भी उत्साह से भरकर बोले, देखो, अगर जिंदगी में फूल न होते, बादल न होते, पवित्रता न होती, प्रकाश न होता, सिर्फ अंधेरा होता, कीचड़ होती और गंदगी होती, तो कितना अच्छा होता। हम सब उसमें कीड़े की तरह बिलबिलाते और मर जाते। कभी अंतःकरण में किसी तरह की छटपटाहट न होती। लेकिन बड़ा अभागा होता है वो दिन, जिस दिन हमारी आत्मा पवित्रता की एक झलक पा लेती है, रोशनी का एक कण पा लेती है, क्योंकि उसके बाद सदियों तक अंधेरे में कैद रहने पर भी रोशनी की प्यास उसमें मर नहीं पाती, उसे तड़पाती रहती है। वो अंधेरे से समझौता कर ले, पर उसे चैन कभी नहीं मिलती। मैं उनकी बातों से पूर्णतया सहमत था, पर लिख चाहे थोड़ा बहुत लूं, मुझे इन दिनों अच्छी हिंदी बोलने का इतना अभ्यास नहीं था। अतः उनकी उदासी से सहमति प्रकट करने के लिए मैं चुपचाप मुंह लटकाए बैठा रहा था। बिल्कुल उन्हीं की तरह मुंह लटकाए हुए बादलों की ओर देखता रहा और नीचे पांव झुलाता रहा। मानिक मुल्ला कहते गए, अब यही प्रेम की बात कर लो। ये सच है कि प्रेम आर्थिक स्थितियों से अनुशासित होता है,
लेकिन मैंने जो जोश में कह दिया था कि प्रेम आर्थिक निर्भरता का ही दूसरा नाम है, ये केवल आंशिक सत्य है। इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि प्यार। यहाँ मानिक मुल्ला रुक गए और मेरी आंखों में देखकर बोले, क्षमा करना, तुम्हारी अभ्यस्त शैली में कहूँ तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्यार आत्मा की गहराइयों में सोए हुए सौंदर्य के संगीत को जगा देता है। हम में अजब सी पवित्रता, नैतिक निष्ठा और प्रकाश भर देता है, आदि आदि। लेकिन लेकिन क्या? मैंने पूछा। लेकिन हम सब परंपराओं, सामाजिक परिस्थितियों, झूठे बंधनों में इस तरह कसे हुए हैं कि उसे सामाजिक स्तर पर ग्रहण नहीं करा पाते, उसके लिए संघर्ष नहीं कर पाते और बाद में अपनी कायरता और व्यवस्थाओं पर सुनहरा पानी फेरकर उसे चमकाने की कोशिश करते रहते हैं। इस रूमानी प्रेम का महत्व है, पर मुसीबत ये है कि वो कच्चे मन का प्यार होता है। उसमें सपने, इंद्रधनुष और फूल तो काफी मिकदार में होते हैं, पर वो साहस और परिपक्वता नहीं होती जो इन सपनों और फूलों को स्वस्थ सामाजिक संबंध में बदल सके। नतीजा ये होता है कि थोड़े दिन बाद ये सब मन में से उसी तरह गायब हो जाता है, जैसे बादल की छां। आखिर हम हवा में तो नहीं रहते हैं, और जो भी भावना हमारे सामाजिक जीवन की खाद नहीं बन पाती, जिंदगी उसे झाड़ झंगाड़ की तरह उखाड़ फेंकती है। ओंकार, श्याम और प्रकाश भी अब तक आ गए थे, और हम सब लोग मन ही मन इंतजार कर रहे थे कि मानिक मुल्ला कब अपनी कहानी शुरू करें। पर उनकी खोई सी मन स्थिति देखकर हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इतने में मालिक मुल्ला खुद हम लोगों के मन की बात समझ गए और सहसा अपने दिवा स्वप्नों की दुनिया से लौटे और फीकी हंसी हंसकर बोले, "हाँ, आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगा जो ऐसे बादलों के दिन मुझे बार बार याद आती है। अजब थी वो लड़की।" इसके बाद मानिक मुल्ला ने जब कहानी प्रारंभ की, तभी मैंने टोका और उनको याद दिलाई कि उनकी कहानी के विस्तार का इतना समय इतना सीमाहीन था कि घटनाओं का क्रम बहुत तेजी से चलता गया और वे विवरण में इतनी तेजी से चले कि वैयक्तिक मनोविश्लेषण और मनः स्थिति निरूपण पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाए। मानिक मुल्ला ने पिछली कहानी की इस कमी को स्वीकार किया, लेकिन लगता है अंदर अंदर उन्हें कुछ लगा, क्योंकि उन्होंने चिढ़कर बहुत कड़वे स्वर में कहा, अच्छा लो, आज की कहानी का घटनाकाल केवल 24 घंटे में ही सीमित रहेगा। 29 जुलाई सन 1900 को सायंकाल 6 बजे से 30 जुलाई सायंकाल 6 बजे तक। और उसके बाद उन्होंने कहानी प्रारंभ की। कहानी कहने के पहले मुझसे बोले, शैली में तुम्हारी झलक आ जाए तो क्षमा करना। खिड़की पर झूलते हुए जारजेट के हवा से भी हल्के पर्दों को चूमते हुए शाम के सूरज की उदास पीली किरणों ने झांक कर उस लड़की को देखा जो तकिए में मुंह छिपाए सिसक रही थी। उसकी रूखी अलकें आंख खारे आंसुओं से धुले गालों को छूकर सिहर उठती थी। चंपे की कलियों सी उसकी लंबी पतली कलात्मक उंगलियां, सिसकियों से कांप कांप उठने वाला उसका सौंजूही सा बदन, उसके गुलाब सी सूखी पंखुड़ियों से होंठ और कमरे का उदास वातावरण। पता नहीं कौन सा वो दर्द था जिसकी उदास उंगलियां रह रहकर उसके व्यक्तित्व के मृणाल तंतुओं के संगीत को झकझोर रही थीं। थोड़ी देर बाद वो उठी। उसकी आंखों के नीचे एक हल्की फालसाई छाह थी जो सूज आई थी। उसकी चाल हंस की थी, पर ऐसे हंस की जो मानसरोवर से न जाने कितने दिनों के लिए विदा ले रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और लगा जैसे हवाओं में केसर के डोरे बिखर गए हों। वो उठी और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। हवाओं से जारजेट के पर्दे उठकर उसे गुदगुदा जाते थे, कभी कानों के पास, कभी होंठों के पास, कभी। खैर, बाहर सूरज की आखिरी किरणें नीम और पीपल के शिखरों पर सुनहली उदासी बिखेर रही थी।
क्षितिज के पास एक गहरी जामुनी परत जमी थी, जिस पर गुलाब बिखरे हुए थे, और उसके बाद हल्की पीधी आंधी की आभा लहरा रही थी। आंधी आने वाली है बिटिया, चलो खाना खा लो, माँ ने दरवाजे पर से कहा। लड़की कुछ नहीं बोली, सिर्फ सिर हिला दिया। माँ कुछ नहीं बोली, इसरार भी नहीं किया। माँ की अकेली लड़की थी। घर भर में माँ और बेटी ही थी। बेटी समझो तो बेटा समझो। बेटी की बाट काटने की किसी में हिम्मत नहीं थी। माँ थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही, चली गई। लड़की सूनी सूनी आंखों से चुपचाप जामुनी रंग के घिरते हुए बादलों को देखती रही, और उन पर धधकते हुए गुलाबों को, और उन पर घिरती हुई आंधी को। शाम ने धुंधलके का सुरमई दुपट्टा ओढ़ लिया। वो चुपचाप वहीं बैठी रही, बेले की बनी हुई कला प्रतिमा की तरह। निगाहों में रह रहकर नरगिस, उदास और लजीली नरगिस झूम जाती थी। कहिए जनाब। मानिक ने प्रवेश किया तो वो उठी और चुपचाप लाइट ऑन कर दी। मानिक मुल्ला ने उसकी खिन्न मनः स्थिति, उसका अश्रुसिक्त मौन देख तो रुक गए और गंभीर होकर बोले, क्या हुआ लिली? लिली? कुछ नहीं, लड़की ने हंसने का प्रयत्न करते हुए कहा, मगर आंखें डबडबा आईं और वो मानिक मुल्ला के पांवों के पास बैठ गई। मानिक ने उसके बंदों में उलझी एक सूखी लट को सुलझाते हुए कहा, तो नहीं बताओगी? हम कभी छिपाते हैं तुमसे कोई बात? नहीं, अब तक तो नहीं छिपाती थी, आज से छिपाने लगी हो। नहीं, कोई बात नहीं, सच मानो। लड़की ने, जिसका नाम लीला था, लिली नाम से पुकारी जाती थी, मानिक की कमीज के कांच के बटन खोलते और बंद करते हुए कहा, अच्छा मत बताओ, हम भी तुम्हें अब कुछ नहीं बताएंगे। मानिक ने उठने का उपक्रम करते हुए कहा, तो चले कहाँ? वो मानिक के कंधे पर झुक गई। बताती तो हूँ। तो बताओ। लिली थोड़ा झेप गई। फिर उसने मानिक की हथेली अपनी सूजी पलकों पर रखकर कहा, हुआ ऐसा कि आज देवदास देखने गए थे। कंबो भी साथ थी। खैर उसकी समझ में आई नहीं। मुझे पता नहीं कैसा लगा। मानिक, क्या होगा बताओ। अभी तो एक दिन तुम नहीं आते हो तो न खाना अच्छा लगता है न पढ़ना। फिर महीनों महीनों तुम्हें नहीं देख पाएंगे। सच, वैसे चाहे जितना हंसते रहो, बोलते रहो, पर जहाँ इस बात का ध्यान आया कि मन को जैसे पाला मार जाता है। मानिक कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में एक करुण व्यथा झलक आई और चुपचाप बैठे रहे। आंधी आ गई थी और मेज के नीचे सिनेमा के दो आधे फटे हुए टिकट आंधी की वजह से तमाम कमरे में घायल तितलियों के जोड़े की तरह इधर उधर उड़कर दीवारों से टकरा रहे थे। मानिक के पांवों पर टप से एक गरम आंसू चू पड़ा तो उन्होंने चौंक कर देखा। लिली की पलकों में आंसू झलक रहे थे। उन्होंने हाथ पकड़कर लिली को पास खींच लिया और उसे सामने बिठाकर उसके दो नन्हे उजले कबूतरों जैसे पांवों पर उंगली से धारियां खींचते हुए बोले, छी, ये सब रोना धोना हमारी लिली को शोभा नहीं देता। ये सब कमजोरी है, मन का मोह और कुछ नहीं। तुम जानती हो कि मेरे मन में कभी तुम्हारे लिए मोह नहीं रहा। तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी अधिकार की भावना नहीं रही। अगर हम दोनों जीवन में एक दूसरे के निकट आए भी तो इसलिए कि हमारी अधूरी आत्माएं एक दूसरे को पूर्ण बनाएं, एक दूसरे को बल दें, प्रकाश दें, प्रेरणा दें। और दुनिया की कोई भी ताकत कभी हमसे हमारे इस पवित्रता को छीन नहीं सकती। मैं जानता हूँ कि तमाम जीवन में जहाँ कहीं भी रहूँ, जिन परिस्थितियों में भी रहूँ, तुम्हारा प्यार मुझे बल देता रहेगा। फिर तुम में इतनी अस्थिरता क्यों आ रही है? इसका मतलब ये है कि पता नहीं मुझ में कौन सी कमी है कि तुम्हें वो आस्था नहीं दे पा रहा हूँ। लिली ने आंसू डूबी निगाहें उठाईं और कायरता से मानिक की ओर देखा, जिसका अर्थ था, ऐसे ना कहो, मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ है तुम्हारा ही तो दिया हुआ है। पर लिली से ये शब्दों से नहीं कहा गया,
सिर्फ निगाहों से कह दिया। मानिक ने धीरे धीरे से उसकी आंचल से उसके आंसू पोंछ दिए। बोले, जाओ, मुंह धो आओ लिली। लिली मुंह धोकर आ गई। मानिक बैठे हुए रोडियो की सुई इस तरह घुमा रहे थे कि कभी छम से दिल्ली बज उठता था, कभी लखनऊ की दो एक अस्फुट संगीत लहरी सुनाई पड़ती थी, कभी नागपुर, कभी कलकत्ता। इलाहाबाद में सौभाग्य से तब तक रेडियो स्टेशन था ही नहीं। लिली चुपचाप बैठी रही। फिर उठकर उसने रेडियो ऑफ कर दिया और आकुल आग्रह भरे स्वर में बोली, मानिक, कुछ बात करो, मन बहुत घबरा रहा है। मानिक हंसे और बोले, अच्छा, आओ बातें करें। पर हमारी लिली जितनी अच्छी बातें कर लेती है उतनी मैं थोड़ी ही कर पाता हूँ। लेकिन खैर, तो तुम्हारी कम्मों की समझ में तस्वीर नहीं आई। उहुं, कम्मो बड़ी कुंदजेहन है, लेकिन कोशिश हमेशा यही करती है कि सब काम में टांग अड़ाए। तुम्हारी जमुना से तो अच्छी ही है। जमुना के जिक्र पर मानिक को हंसी आ गई और फिर आग्रह से, बेहद दुलार और बेहद नशे से लिली की ओर देखते हुए कहा, लिली, तुमने स्कंदगुप्त खत्म कर डाली? हाँ। कैसी लगी? लिली ने सिर हिलाकर बताया कि बहुत अच्छी लगी। मानिक ने धीरे से लिली का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी रेखाओं पर अपने कांपते हुए हाथ को रखकर बोले, मैं चाहता हूँ मेरी लिली उतनी ही पवित्र, उतनी ही सूक्ष्म, उतनी ही दृढ़ बने जितनी देवसेना थी। तो लिली वैसी ही बनेगी ना? किसी मानवोपरी देवताओं के संगीत से मुग्ध भोली हिरनी की तरह लिली ने एक क्षण मानिक की ओर देखा और उनकी हथेलियों में मुंह छिपा लिया। वाह, उधर देखो लिली। मानिक ने दोनों हाथों से लिली का मुंह कमल के फूल की तरह उठाते हुए कहा। बाहर गली की बिजली पता नहीं क्यों जल नहीं रही थी, लेकिन रह रहकर बैंजनी रंग की बिजलियां चमक जाती थीं और लंबी पतली गली, दोनों ओर से पक्के मकान, उनके खाली चबूतरे, बंद खिड़कियां, सूने बारजे, उदास छतें, उन बैंजनी बिजलियों में जाने कैसे जादू के से रहस्यमय से लग रहे थे। बिजली चमकते ही अंधेरा चीर कर वे खिड़की से दीख पड़ते और फिर सहसा अंधकार में विलीन हो जाते, और इस बीच के एक क्षण में उनकी दीवारों पर तड़पती हुई बिजली की बैंगनी रोशनी लपलपाती रहती। बारजों की कोरों से पानी की धारें गिरती रहती, खंबे और बिजली के तार कांपते रहते और हवाओं में बूंदों की झालरें लहराती रहती। सारा वातावरण जैसे बिजली के एक क्षीण आघात से कांप रहा था, डोल रहा था। एक तेज झोंका आया। खिड़की के पास खड़ी लिली बौछार से भीग गई और बाहों से, माथे से बूंदें पोंछती हुई हटी। तो मानिक बोले, लिली, वहीं खड़ी रहो, खिड़की के पास। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बूंदें मत पोंछो। और लिली, ये एक लठ तुम्हारी भीग कर झूल आई है, कितनी अच्छी लग रही है। लिली कभी चुपचाप लजाती हुई खिड़की के बाहर, कभी लजाती हुई अंदर मानिक की ओर देखती हुई बौछार में खड़ी रही। जब बिजलियां चमकती तो ऐसा लगता जैसे प्रकाश के झरने में कांपता हुआ नीलकमल। पहले माथा भीगा। लिली ने पूछा, हटें? मानिक बोले, नहीं। माथे से पानी गर्दन पर आया। बूंदें उसके गले में पड़ी सुनहली मटरमाला को चूमती हुई नीचे उतरने लगी। वो सिहर उठी। सर्दी लग रही है? मानिक ने पूछा। एक अजब से अल्हड़ आत्मसमर्पण के स्वर में लिली बोली, नहीं, सर्दी नहीं लग रही है, लेकिन तुम बड़े पागल हो। हूं तो नहीं, कभी कभी हो जाता हूं। लिली, एक अंग्रेजी की कविता है। नहीं, देखो, उसने यहाँ तक तो लिखा है, एंड लॉन्गिंग आईज हाफ वेल्ड विद slumber's tears like beautiful water sown through mists of rain। लालसा भरी निगाहें उन्नीदी आंसुओं से आच्छादित, जैसे पानी की बौछार में धुंधली दिखने वाली नील झील। सहसा तड़प कर दूर कहीं बिजली गिरी और लिली चौंक कर भागी और बदहवास मानिक के पास आ गिरी।
दो पल तक बिजली की दिल दहला देने वाली आवाज़ गूंजती रही और लिली सहमी हुई गौरैया की तरह मानिक की बाहों के घेरे में खड़ी रही। फिर उसने आंखें खोली और झुककर मानिक के पांवों पर दो गर्म होंठ रख दिए। मानिक की आंखों में आंसू आ गए। बाहर बारिश धीमी पड़ गई थी। सिर्फ छज्जों से खपरेलों से टप टप बूंदें चू रही थीं। हल्के हल्के बादल अंधेरे में उड़े जा रहे थे। सुबह लिली जागी, लेकिन नहीं, जागी नहीं। लिली को रात भर नींद आई ही नहीं थी। उसे पता नहीं कब माँ ने खाने के लिए जगाया, उसने कब मना कर दिया और कब उसने उसे पलंग पर लिटाया। उसे सिर्फ इतना याद है कि रात भर वो पता नहीं किसके पाँवों पर सिर रखकर रोती रही। तकिया आंसुओं से भीग गया था, आंखें सूज गई थीं। कम्मो सुबह ही आ गई थी। आज लिली को जेवर पहनाया जाने वाला था। शाम को 7 बजे लोग आने वाले थे। सास तो थी ही नहीं, ससुर आने वाले थे और कम्मो, जो लिली की घनिष्ठ मित्र थी। पर उस घर को सजाने का पूरा भार था और लिली थी कि कम्मो के कंधे पर सिर रखकर इस तरह बिलखती थी कि कुछ पूछो मत। कम्बो बड़ी यथार्थवादिनी, बड़ी ही अभावुक लड़की थी। उसने इतनी सहेलियों की शादी होते देखी थी, पर लिली की तरह बिना बात के बिलक बिलक कर रोते किसी को नहीं देखा था। जब विदा होने लगे तो उस समय तो रोना ठीक है, वरना चार बड़ी बूढ़ियां कहने लगती हैं कि देखो, आजकल की लड़कियां हया शर्म धो के पी गई हैं। कैसी ऊंट सी गर्दन उठाए ससुराल चली जा रही है। अरे हम लोग थे तो रोते रोते भोर हो गई थी, और जब हाथ पांव पकड़ के भैया ने डोली में ढकेल दिया तो बैठे थे, एक ये हैं आदि। लेकिन इस तरह रोने से क्या फायदा, और वो भी तब जब माँ या और लोग सामने न हों। सामने रोए तो एक बात भी है। बहरहाल कम्मो बिगड़ती रही और लिली के आंसू थमते ही न थे। कम्मो ने काम बहुत जल्दी ही निपटा लिया, लेकिन वो घर में कह आई थी कि अब दिन भर वहीं रहेगी। कम्मो ठहरी, घूमने फिरने वाली कामकाजी लड़की। उसे ख्याल आया कि उसे एलनगंज जाना है, वहां से अपनी कढ़ाई की किताबें वगैरह वापस लानी है। और फिर उसे एक क्षण चैन नहीं पड़ा। उसने लिली की माँ से पूछा। जल्दी से लिली को मार पीट कर जबरदस्ती तैयार किया और दोनों सखियां चल पड़ीं। बादल छाए हुए थे और बहुत ही सुहावना मौसम था। सड़कों पर जगह जगह पानी जमा था, जिनमें चिड़िया नहा रही थीं। एलनगंज में अपना काम निपटाकर दोनों पैदल टहलने चल पड़ीं। थोड़ी ही दूर आगे बांध था, जिसके नीचे से एक पुरानी रेल की लाइन गई थी जो अब बंद पड़ी थी। लाइनों के बीच में घास उग आई थी और बारिश के बाद घास में लाल हीरों की तरह जगमगाती हुई बीर बहूटियां रेंग रही थीं। दोनों सखियां वहीं बैठ गईं। एक बीर बहूटी रह रहकर उस जंग खाए हुए लोहे की लाइन को पार करने की कोशिश कर रही थी और बार बार फिसल कर गिर जाती थी। लिली थोड़ी देर उसे देखती रही और फिर बहुत उदास होकर कम्मो से बोली, कम्मो रानी, अब उस पिंजरे से निस्तार नहीं होगा। कहाँ ये घूमना फिरना, कहाँ तुम। कम्मो, जो एक घास की डंठल चबा रही थी, तमक कर बोली, देखो लिल्ली घोड़ी, मेरे सामने ये आंसुएं ठरकाने से कोई फायदा नहीं, समझी। हमें ये सब चोंचले अच्छे नहीं लगते। दुनिया की सब लड़कियां तो पैदा होके ब्याह करती हैं, एक तो मनोखी पैदा हुई हो क्या। और ब्याह के पहले सभी ये कहती हैं, ब्याह के बाद भूल भी जाओगी कि कम्मो कमबख्त किस खेत की मूली थी। लिली कुछ नहीं बोली, खिसियानी सी हंसी हंस दी। दोनों सखियां आगे चल दी। धीरे धीरे लिली बीर बहुटियां बटोरने लगी। सहसा कम्मो ने उसे एक झाड़ी के पास पड़ी सांप की केंचुली दिखाई। फिर दोनों एक बहुत बड़े अमरूद के बाग के पास गए और 2-3 बरसाती अमरूद तोड़कर खाए, जो काफी बकटे थे। और अंत में पुरानी कब्रों और खेतों से होती हुई वे एक बहुत बड़े से पोखर के पास आईं, जहां धोबियों के पत्थर लगे हुए थे। कैंचुल, बीर बहूटी, अमरूद और हरियाली ने लिली के मन में एक अजीब सी राहत दी और रो रो कर थके हुए उसके मन में
उल्लास की एक करवट ली। उसने चप्पल उतार दी और भीगी हुई घास पर टहलने लगी। थोड़ी देर में लिली बिल्कुल दूसरी ही लिली थी, हंसी की तरंगों पर धूप की सी जगमगाने वाली। और शाम को 5 बजे जब दोनों घर लौटी तो उनकी खिलखिलाहट से मोहल्ला हिल उठा और लिली को बहुत कस कर भूख लगाई थी। दिन भर घूमने से लिली की इतनी जोर की भूख लगाई थी कि आते ही उसने माँ से नाश्ता मांगा। और जब अपने आप अलमारी से निकालने लगी तो माँ ने टोका कि खुद खा जाएगी तो तेरे ससुर क्या खाएंगे। तो हंस के बोली, अरे उन्हें मैं बचा खुचा अपने हाथ से खिला दूंगी, पहले चख तो लूं, नहीं बदनामी हो बाद में। इतने में मालूम हुआ वे लोग आ गए तो झट से वो नाश्ता आधा छोड़कर अंदर गई। कम्मों ने उसे साड़ी पहनाई, उसे सजाया संवारा, लेकिन उसे भूख इतनी लगी थी कि उन लोगों के सामने जाने से पहले वो फिर बैठ गई और खाने लगी। यहाँ तक कि कम्मों ने जबरदस्ती उसके सामने से तस्तरी हटा ली और उसे खींच ले गई। दिन भर खुली हवा में घूमने से और पेट भरकर खाने से सुबह लिली के चेहरे पर जो उदासी छाई थी वो बिल्कुल गायब हो गई थी। और उन लोगों को लड़की बहुत पसंद आई और पिछले दिन शाम को उसके जीवन में जो जलजला शुरू हुआ था वो दूसरे दिन शाम को शांत हो गया। इतना कहकर मानिक मुल्ला बोले, और प्यारे बंधुओं, देखा तुम लोगों ने, खुली हवा में घूमने और सूर्यास्त के पहले खाना खाने से सभी शारीरिक और मानसिक व्याधियां शांत हो जाती हैं। अतः इससे क्या निष्कर्ष निकला? खाओ बदन बनाओ। हम लोगों ने उनके कमरे में टंगे फोटो की ओर देखते हुए एक स्वर में कहा। लेकिन मानिक मुल्ला, ओंकार ने पूछा, यह आपने नहीं बताया कि लड़की को आप कैसे जानते थे, क्यों जानते थे, कौन थी ये लड़की? अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि मैं कहानी का घटनाकाल भी 24 घंटे रखूं और उसमें आपको सारा महाभारत और इंसाइक्लोपीडिया भी सुनाऊं? मैं कैसे जानता था, इससे आपको क्या मतलब? हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये लीला वही लड़की थी जिसका ब्याह तन्ना से हुआ था और उस दिन शाम को महेश्वर दलाल उसे देखने आने वाले थे।